हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के बारे में और गिफ्ट सिटी के बारे में। ओके, डिटेल में चर्चा है आईएफएससी क्या होता है और गिफ्ट सिटी क्या होता है, उसी के बारे में ही पूरा चैप्टर है। तो हम जानेंगे कि व्हाट इज़ आईएफएससी यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या होता है, आईएफएससी का स्कोप क्या है हमारे देश में, गिफ्ट सिटी पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, है ना। और उसके बाद में साथ ही साथ में अगर कोई बैंकिंग यूनिट अगर आईएफएससी में कोई बैंक खोलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या गाइडलाइन होती हैं। तो ये सारी बातें फ्रेंड्स जो है हमें यहाँ पर कवर करनी है। ये एज पर जो अपडेटेड सिलेबस है, आपका जो नया सिलेबस आया हुआ है जून 2023 के लिए, उसके अकॉर्डिंग है। ओके, बीएफएम का मॉड्यूल ए में जो नया सिलेबस अपडेटेड है उसके हिसाब से चैप्टर नंबर 9 नया चैप्टर आया हुआ है फ्रेंड, उसी को हम यहाँ कवर कर रहे हैं। ओके, आप लोगों के सहयोग से और ईश्वर के आशीर्वाद से जो है स्टूडियो सेटअप हो गया है ना। आप लोगों ने मुझे देख भी लिया है। 1-2 दिन पहले मैंने जो है लाइव वीडियो पर अपने आप को प्रेजेंट किया था। तो अभी मैं एक्चुअल में वो स्टूडियो को जो चलाना सीख रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे ऑपरेट करते हैं पूरी तरह से। तो बैकग्राउंड में मेरी ट्रेनिंग चल रही है, एक बार मैं उसमें कंफर्ट हो जाता हूँ तो फिर उसमें उस लेक्चर आने उसी मोड में आने शुरू हो जाएंगे। तब तक के लिए क्लास को रोकना नहीं है। तो अभी जो है सिर्फ आवाज़ इस लेक्चर में और आगे 1-2-4 लेक्चर में सिर्फ आवाज़ ही रहेगी। फेस के साथ में कोशिश मैं कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं समझता जाता हूँ, चीज़ों को सीखता जाता हूँ, वैसे वैसे उसे मैं जल्दी से जल्दी जो है विथ फेस पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए, आपका टाइम नहीं वेस्ट करना है। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, सिंपल टर्म में मैं आपको आईएफएससी समझाता हूँ फ्रेंड्स। पहले ऐसे समझिए कि आईएफएससी होता क्या है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो बाकी की बातें तो सिर्फ कहानी है। देखिए, जैसे क्या है कि मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई कोई फॉरेन कंपनी है, सिंगापुर की कोई छोटी कंपनी है, सिंगापुर में कोई छोटी सी कंपनी है। छोटी कंपनी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई मान लो अगर गूगल का एग्जांपल देता हूँ तो गूगल के पास में लोगों की कमी नहीं है, तो उनके लिए चीज़ें आसान होती है। लेकिन सिंगापुर में कोई छोटी कंपनी है जिसने अभी अपने आप को इस्टेब्लिश किया है और वो इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। मान लेते हैं वो शेयर परचेज करना चाहती है या उसको इंडिया में कोई फैक्ट्री डालनी जिसके लिए उसे लोन चाहिए, तो इस तरीके की उसकी रिक्वायरमेंट आती है। तो अभी देखिए, जैसे मान लीजिए मैं इंडिया में रहता हूँ, तो अगर मुझे लोन चाहिए तो भाई मैं तो या तो एसबीआई या पीएनबी या किसी न किसी बैंक के पास चला जाऊंगा। अगर मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं जो वेबसाइटें हैं, जैसे बिरला मनी वगैरह हो गए, है ना, इन सब से, या एसएमसी वगैरह हो गए, यहाँ पर जा करके, यानी कि कुल मिलाकर के सेबी के संरक्षण में मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से इंश्योरेंस लेना है तो मैं एलआईसी वगैरह से कांटेक्ट करके, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों से कांटेक्ट करके इंश्योरेंस परचेज कर लूँगा। और अगर मुझे पेंशन वगैरह से रिलेटेड कोई काम है तो पीएफआरडीए वहाँ पर है, पीएफआरडीए इज देयर, है ना। एलआईसी के लिए आईआरडीए है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इन और बैंकों के लिए आरबीआई है। तो ये सभी चीज़ों के लिए एक ना कोई जो है एक हेड बना हुआ है जिनके पास जाने से आपका काम हो जाता है। आप एलआईसी चले गए, आप जो है अटल पेंशन योजना खुलवा लिए, इस तरीके के काम आप कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। मैं ब्रांच में जाऊँगा, मेरा काम हो जाएगा। मैं एलआईसी के एजेंट को पकड़ूंगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन यही आप सोचिए कि जो सिंगापुर की कंपनी है उसको अगर एलआईसी के एजेंट से काम हो या उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो उस केस में उसके लिए ये आसान काम नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से आप सोचिए कि आपको विदेश में, मान लीजिए आपको विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। फॉर एग्जांपल, आपको फ्रांस में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब आपको फ्रांस में लोन चाहिए, वहाँ पे लोन चाहिए। तो अब आपके लिए भी ये इतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रांस जाएँ, वहाँ उस ब्रांच में पहुँचें, लोगों से बात करें। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, भाई मैं फ्रांस में, मुझे कोई जानता ही नहीं है, मेरा कोई क्रेडिट स्कोर नहीं, कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। तो ऐसे में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिकल वे में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये इतना भी आसान नहीं जितना आपको दिखता है। ऐसा नहीं कि गए मोबाइल शॉप पर और मोबाइल खरीद लिया, इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। ये बहुत टीडियस, मतलब थकाऊ काम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आईएफएससी खोले गए। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर खोला गया इस इरादे के साथ में कि जितनी भी ये ज़रूरतें हैं, कोई विदेशी व्यक्ति, कोई फॉरेनर या हमारे देश का ही कोई एनआरआई अगर हमारे पास आता है और वो कहता है कि मुझे जो है मतलब फ़ंड चाहिए, मुझे लोन चाहिए, या मुझे जो है लंदन में शेयर में इन्वेस्ट करना है, या मुझे चाइना में कोई कंपनी का शेयर खरीदना है, या मुझे जो है जो भी काम है उसके जो विदेशों में होने हैं,
तो उन सभी कामों को हम यहीं आईएफएससी में एक ही जगह पर बैठे बैठे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे आपकी ब्रांच में कोई चाइनीज व्यक्ति आ जाए तो हो सकता है कि आप यही नहीं समझ पाओगे कि चाइना में वो बोल क्या रहा है। मान लो समझ भी गए कि वो चाइना में बोल क्या रहा है, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई डेडिकेटेड ब्रांचेज होती हैं जो कि यही काम ही देखती, जो फॉरेन एक्सचेंज का काम देखती, वही ब्रांचें हो सकता है उस काम को देख पाएँ। आप और हम जैसे लोग तो जो नॉर्मल ब्रांचेज में बैठते हैं वहाँ पर तो इस बारे में कोई बात ही नहीं होगी। ठीक बात है। उसी तरीके से आईएफएससी होता है, तो यहाँ पर केवल उसी चीज़ से रिलेटेड लोग बैठे होते हैं जिनका काम ही यही होता है, विदेशी लोगों की मदद करना, हमारे देश के लोगों की विदेश में मदद करना, इसी तरीके का होता है। तो देखिए, एन आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कैटर्स टू कस्टमर्स आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, यानी कि आईएफएससी जो होता है वो उन कस्टमर की मदद करता है जो कि डोमेस्टिक इकोनॉमी के ज्यूरिडिक्शन से, दायरे से बाहर होते हैं, हमारे दायरे में नहीं आते हैं। भाई अगर मुझे सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए क्या करना है, पीएनबी की ब्रांच में गया, एसबीआई की ब्रांच में खुलवा लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मुझे जो है इंग्लैंड में, बैंक ऑफ इंग्लैंड में खाता खुलवाना है, तो क्या यहाँ मैं लोकल स्तर पर ये काम कर पाऊँगा? किसी ब्रांच में जा कर के, किसी भी बैंक में, किसी संस्था में जा कर के ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आप आईएफएससी चले जाते हैं तो ये पॉसिबल होगा, जो मैंने आपको बात अभी बताई है ना। अगर आप आईएफएससी चले जाते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये बात दिमाग में रहेगी ना तो सारी बातें आपको समझ में आने लगी, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। सच सेंटर्स, जो आईएफएससी सेंटर्स होते हैं, डील्स विथ फ्लो ऑफ फाइनेंस, यहाँ पर पैसे का लेन देन होता है, या तो विदेश से पैसा आएगा या हमारे देश से विदेश को पैसा जाएगा। फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, उनसे रिलेटेड काम करते हैं, पैसे के फ्लो में काम करते हैं। अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि अक्रॉस द बॉर्डर, इस पार से उस पार, एक देश से दूसरे देश में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं आईएफएससी पर आपको। फंड रेजिंग सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल हो, चाहे कारपोरेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, यानी कि चाहे इंडिविजुअल व्यक्ति लोन लेना चाहे, चाहे कारपोरेट वाले लोन लेना चाहें, चाहे कोई सरकार लोन लेना चाहे, उनके लिए पैसे का अरेंजमेंट किया जाता है। एसेट मैनेजमेंट का काम किया जाता है। ग्लोबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का काम किया जाता है, जिसको अंडरटेक किया जाता है पेंशन फंड्स के द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा और म्यूचुअल फंड के द्वारा। ठीक है, तो एसेट मैनेजमेंट और ग्लोबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का काम भी यहाँ पर देखा जाता है। आपकी जो वेल्थ है उसका मैनेजमेंट भी यहाँ पर देखा जाता है, वेल्थ मैनेजमेंट का काम भी यहाँ पर देखा जाता है। ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट, क्रॉस बॉर्डर टैक्स लायबिलिटीज ऑप्टिमाइजेशन वगैरह का काम भी यहाँ पर देखा जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि मतलब क्या चीज़ें हो रही हैं, यानी कि फ़ॉरेन के लोगों के लिए या हमारे देश के जो फ़ॉरेन में रहने वाले लोग हैं उनकी मदद करने के लिए, जैसे ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट। अब आप सोचिए कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर आपकी टैक्स की लायबिलिटी होगी, उसके मैनेजमेंट में आपको यहाँ पर आईएफएससी पर मदद मिलेगी। क्रॉस बॉर्डर टैक्स लायबिलिटी जो होती है, एक देश से दूसरे देश में जो टैक्स की लायबिलिटी होती है उसका ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, यानी कि कम से कम आपको पे करना पड़े, जिसकी वजह से आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट को, अकाउंटेंट और लॉ फर्म को। यानी कि अगर क्रॉस बॉर्डर टैक्स की लायबिलिटी को ऑप्टिमाइज किया जाएगा, इसका मतलब आपको टैक्स कम पे करना पड़े, इसकी कोशिश की जाएगी। तो टैक्स कम पे करना है, इसका मतलब आपके पास कोई ना कोई अकाउंटेंट होगा, कोई ना कोई लॉ फर्म होगी जो आपकी हेल्प करती है। वो अगर ऐसी कोई फर्म होगी तो उसको बिजनेस मिलेगा, ऑब्वियसली उसको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो आपकी मदद कर सके और पैसे कमा सके। तो ये आईएफएससी की वजह से ही हो पाता है। ग्लोबल स्तर पर और रीजनल लेवल पर कारपोरेट ट्रेजरी मैनेजमेंट का काम भी जो है यहाँ पर देखा जाता है। ट्रेजरी मैनेजमेंट का काम भी यहाँ पर देखा जाता है। जो आपका कमर्शियल पेपर सीपीसीडी वगैरह होते हैं ना, कमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वो सारे काम भी यहाँ पर देखे जाते हैं। जैसे इन्वॉल्व क्या करते हैं, इसमें फंड की रेजिंग की जाती है, लिक्विडिटी का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो भी कैश आपके पास है, पैसा है, उसको इन्वेस्ट किया जाता है। एसेट लायबिलिटी मैचिंग का मैनेजमेंट भी, एसेट एएलएम वगैरह का काम भी यहाँ पर देखा जाता है। रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशन जैसे इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस का काम भी आईएफएससी पर देखा जाता है। आपका रिस्क कम करने के लिए इंश्योरेंस वगैरह का काम भी आईएफएससी पर ही देख लिया जाता है। मर्जर और इक्विजिशन की अगर ज़रूरत है, जैसे कोई एक बड़ी कंपनी दूसरी बड़ी कंपनी को या छोटी कंपनी को जब खरीदती है तो मर्जर या एक्विजिशन करती है, तो उसमें भी आईएफएससी सेंटर आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे नहीं बढ़ते हैं, अभी स्कोप की बात नहीं करते हैं। पहले मेरे ख्याल से, अब देखिए, अब आपको थोड़ा चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं आईएफएससी में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको।
जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी अगर लोकल लेवल पर अकाउंट खुलवाना है, लोकल लेवल पर शेयर खरीदना है, तो आपके लिए कोई ना कोई संस्था इंडिया में अवेलेबल है। लेकिन कोई विदेश का व्यक्ति अगर चाहे यही काम करना, तो उसके लिए इंडिया में ये काम करना थोड़ा आसान नहीं होगा। उसी काम को आसान करवाने के लिए एक ऐसा सेंटर बनाने की बात की गई, एक ऐसी ब्रांच खोलने की, एक ऐसी लोकेशन, जैसे गुजरात के गांधीनगर में एक सिटी बनाई गई जिसका काम ही यही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के तौर पर काम करना। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति, यानी अगर आप गिफ्ट सिटी चले गए अहमदाबाद में, तो आपको कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर वहाँ आ गया तो उसके सारे काम वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो जो भी हों, ठीक है। तो आईएफएससी सेंटर जो होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल, आईएफएससी कोड होता है, उससे नहीं लेना देना है यहाँ पर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आईएफएससी जो होता है वो क्या करता है, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के ज्यूरिडिक्शन के बाहर के जो कस्टमर होते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के काम आता है। यहाँ पर कैश के फ्लो का मैनेजमेंट देखा जाता है, यानी कि जो फाइनेंस का फ्लो होता है, पैसे का जो फ्लो होता है उसको देखा जाता है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, वो भी क्रॉस बॉर्डर लेवल पर। ओके, यहाँ पर फंड रेजिंग सर्विसेज की जाती है, यानी कि फंड अवेलेबल करवाया जाता है, चाहे इंडिविजुअल व्यक्ति हो, चाहे कोई कंपनी हो और चाहे कोई सरकार हो। ओके, उसके बाद में एसेट मैनेजमेंट का काम, ग्लोबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का काम देखा जाता है, वेल्थ मैनेजमेंट का काम भी आईएफएससी में देखा जाता है, ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट का काम देखा जाता है, और साथ ही साथ में क्रॉस बॉर्डर टैक्स लाइबिलिटी का ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है ताकि आपको कम से कम पे करना पड़े। इस वजह से कई सारे नए बिजनेस, कई सारी नई कंपनियां खुल जाती हैं जो कि अकाउंटेंट वगैरह या लॉ फर्म्स होती हैं, जो कि आपको मदद करती हैं क्रॉस बॉर्डर टैक्स लाइबिलिटी को कम करवाने में। उसकी वजह से उनको भी बिजनेस मिल जाता है, ये जो नई कंपनियां होती हैं। उसके बाद में ग्लोबल और रीजनल कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैनेजमेंट का काम भी यहाँ पर आईएफएससी के तौर पर देखा जाता है। अब यहाँ पर ट्रेजरी मैनेजमेंट में क्या क्या देखा जाता है, फंड को रेज किया जाता है, लिक्विडिटी जो भी आपके पास पैसा है उसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच वगैरह का काम भी देखा जाता है। रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट का काम देखा जाता है, जिसमें आपका इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस वगैरह का काम आता है। मर्जर और एक्विजिशन में भी आपकी जो ट्रांसनेशनल कंपनी होती है, जो कई देशों में फैली हुई कंपनियाँ कॉरपोरेशंस होती हैं, उनके मर्जर और एक्विजिशन में भी मदद यहाँ पर करते हैं। ओके, जैसे अभी मान लीजिए एसीसी सीमेंट है, जिसको एक्वायर कर लिया था अडानी कंपनी ने। अब सोचिए कि अडानी कंपनी जो है ऑस्ट्रेलिया की किसी कंपनी को जो है मर्जर करना चाहती है, तो उस केस में आईएफएससी वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड, जो कि है स्कोप ऑफ आईएफएससी इन इंडिया। हमारे देश में आईएफएससी का क्या स्कोप है। ओके, बैंक्स इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आईएफएससी सेंटर ऑपरेट एज फॉरेन बैंक इन होम कंट्री आर नॉट सब्जेक्ट टू डोमेस्टिक रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑन डिपॉजिट्स। ध्यान देंगे कि आईएफएससी सेंटर पर, मान लीजिए ये रहा आईएफएससी सेंटर यहाँ पर है, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच खुली हुई है। तो ये जो एसबीआई की ब्रांच है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर है तो इंडिया में, कहाँ पर है, इंडिया में, होम कंट्री में है, हमारे देश में है, लेकिन इसको फॉरेन बैंक के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, फॉरेन बैंक के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। समझने की बात है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूरे देश में कहीं भी ब्रांच हो तो उसको जो है देश की ही ब्रांच मानी जाता है, लेकिन अगर वही ब्रांच आईएफएससी के अंदर खुलेगी तो उसको फॉरेन बैंक की ब्रांच मान करके काम किया जाता है, और इस वजह से उन पर सीआरआर और एसएलआर का भी कोई वो नहीं रहता है, सीआरआर और एसएलआर का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आर नॉट सब्जेक्ट टू डोमेस्टिक रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑन डिपॉजिट। जो हमारे देश के बैंकों को सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है, उससे भी इनको आज़ादी मिली रहती है, इनको एसएलआर और सीआरआर मेंटेन नहीं करना पड़ता है। ओके, तो हम मतलब होम करेंसी में, होम कंट्री में, हमारे देश की कंट्री में रहती हैं, लेकिन फॉरेन बैंक के तौर पर ट्रीट की जाती हैं आईएफएससी के अंदर में, और साथ ही साथ में इनको जो है जो सीआरआर है, एसएलआर है, उनको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। दे सीक डिपॉजिट्स फ्रॉम नॉन रेजिडेंट सिटीजन्स एंड कैन एक्सटेंड लोन्स ओनली टू नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है नॉन रेजिडेंट सिटीजन जो होते हैं उनसे डिपॉजिट ले सकते हैं, और लोन केवल नॉन रेजिडेंट को दे सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है, केवल नॉन रेजिडेंट को, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर भी है। बैंक्स इन आईएफएससी आर आल्सो परमिटेड टू लेंड इन फॉरेन करेंसी टू बोथ रेजिडेंट कारपोरेट एंड नॉन रेजिडेंट। ओके, तो ये बात हो गई कि आईएफएससी में जो बैंक काम करते हैं वो फॉरेन करेंसी में चाहें तो लोन दे सकते हैं, किसको, रेजिडेंट कारपोरेट को। व्यक्ति की बात नहीं हो रही, ध्यान दीजिएगा, बोथ रेजिडेंट कारपोरेट हो, हमारे देश में रहने वाली कोई व्यक्ति की कंपनी हो, जो कि फॉर ट्रेड ट्रांजैक्शन, केवल ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए किया जाएगा, यहाँ पर इसको जो लोन दिया जाएगा। और नॉन रेजिडेंट को भी जो है फॉरेन करेंसी में लेंडिंग की जा सकती है।
ओके। उसके बाद में आईएफएससी का मेन ऑब्जेक्टिव जो है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएफएससी इज टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कनेक्ट एंड फोकस ऑन नीड ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज टू सर्व एज एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन फॉर कारपोरेट्स इन देयर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जो उद्देश्य था आईएफएससी को खोलने का वो यही था कि हमारे देश में अभी भी हमारे देश में फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि लगभग काफ़ी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। इवन गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी, उसके बावजूद भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उन्हीं में से एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जो विदेशी लोग थे वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम फेस किया करते थे। तो उसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आईएफएससी को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। तो मेन ऑब्जेक्टिव आईएफएससी का था टू डेवलप अ स्ट्रांग ग्लोबल कनेक्ट। ठीक है, एक स्ट्रांग ग्लोबल कनेक्ट इस्टेब्लिश करना, मतलब कि सभी देश के साथ हमारा एक अच्छा स्ट्रांग कनेक्शन हो जाए। यहाँ पर फोकस था इंडियन इकोनॉमी की जो नीड थी, इंडियन इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। अभी हम चूँकि विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमें मनी की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ेंगे, तो हमें पैसों की ज़रूरत थी। तो उस चीज़ को फोकस करके आईएफएससी को इस्टेब्लिश किया गया था। और साथ ही साथ में इसका आईएफएससी सर्व करता है क्या, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है कारपोरेट के लिए। जो फॉरेन की जो कारपोरेट्स हैं, विदेश के जो कारपोरेट हैं, उनके लिए एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन का काम करता है। एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, मतलब चाइना से आप चले, आप जापान से चले, आप यूएस से चले और आ करके आईएफएससी सेंटर पर आपकी वो जो ज़रूरत है वो पूरी हो गई। तो एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन का काम करता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए, सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटी को ही कैटर करता है, ध्यान देने की बात है। सेज एक्ट जो 2005 में आया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 अलाउज सेटिंग अप एन आईएफएससी इन एन एसईजेड आर एन एसईजेड आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो एसईजेड एक्ट जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है फ्रेंड्स, वो एक्ट आया था 2005 में। उसने अलाउ किया है कि सेटिंग अप एन आईएफएससी इन एन एसईजेड, यानी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को कोई एक एसईजेड बना दीजिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दीजिए और उसमें आईएफएससी जो है खोल दीजिए। ठीक है, या फिर सीधे सीधे जो आईएफएससी है उस एसईजेड को ही आईएफएससी बना दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक एसईजेड है, मान लीजिए ये 20 किलोमीटर के दायरे में है, ऐसे समझिए 20 किलोमीटर के दायरे में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया आपने, उसमें से एक दुकान खोल दी आईएफएससी की। या तो ये कर दीजिए, और या तो पूरा का पूरा जो एसईजेड है, मान लीजिए ये एसईजेड 20 किलोमीटर में फैला हुआ है, ये 20 का 20 किलोमीटर आपका आईएफएससी ही हो जाए। ये भी दोनों में से कोई एक काम किया जा सकता है। बात समझ गए? ओके, तो एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट आया था 2005 में, जिसने कहा कि आप आईएफएससी को एसईजेड में के अंदर रखिए या एसईजेड को ही जो है आईएफएससी बना दीजिए, लेकिन अप्रूवल ले लीजिए उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। ध्यान रखिएगा, तो आईएफएससी सेंटर खोलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत होती है। सिंस इंडिया हैज़ मैनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन फाइनेंशियल सेक्टर, देखिए मैं कह रहा था ना कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारे पास में फाइनेंशियल सेक्टर में, हमारे पास बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हमारी पार्शियल है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पार्शियल है, जबकि करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी फुल है। इसका क्या मतलब है पार्शियल और फुल का? देखिए, कैपिटल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट होता है जिससे आपका कोई एसेट या लाइबिलिटी बने, है ना। जैसे मैंने फ्रिज खरीद लिया, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन हो गई। मैंने टीवी खरीद ली, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन हो गई। और करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन होती है जो कि कंज्यूम हो जाती, खत्म हो जाती। मैंने खाना खा लिया, उसका बिल पे कर दिया, मैंने बिजली जलाई और उसका बिल पे कर दिया, तो ये करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन हैं। तो हमारे देश में जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट इंडियन रूपी जो है कैपिटल अकाउंट पर फुली कन्वर्टिबल नहीं है, पार्शियली कन्वर्टिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं $1 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता हूँ विदेश में, क्या मैं कर सकूँगा? नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट एक कैपिटल ट्रांजैक्शन है और कैपिटल ट्रांजैक्शन पर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है, पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको लिमिटेशन जो रखी गई है फेमा एक्ट के तहत उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे LRS पढ़ा हो, LRS स्कीम, लिबराइट रिमिटेंस स्कीम, जो कि हमें बताती है एक साल में मैक्सिमम हम $2.5 लाख ही जो है विदेश में भेज सकते हैं, तो उसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, तो इंडिया में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, सच एज पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, जैसे कि पार्शियल अकाउंट कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी है। मैंने आपको बताया नहीं कि पार्शियल, अब समझ गए होंगे कि पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का क्या मतलब है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल अकाउंट में ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे कि एसेट बनता है विदेश में या लाइबिलिटी बनती है, उसमें पूरी तरह से आप जो है एक लेवल, मतलब एक सर्टेन लिमिट के बाद आप कन्वर्टिबिलिटी नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब
मेरे पास में, जैसे मान लीजिए मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरे पास में 1 अरब रुपए हैं, कितना, 1 अरब रुपीज़ हैं, या फिर मान लीजिए 100 करोड़ रुपए हैं। मैं ये 100 करोड़ रुपए डॉलर में कन्वर्ट करके क्या मैं विदेश में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है। तो आपको जवाब आएगा नहीं कर सकते सर, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है। कैसी ट्रांजेक्शन आप करने जा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट मतलब आप कोई शेयर खरीदोगे या कोई मकान खरीदोगे, कुछ ना कुछ ऐसा, या कोई कंपनी खरीदोगे, तो ये आपका एसेट बन रहा है। एसेट बन रहा है, इसका मतलब ये कैपिटल अकाउंट है। लेकिन कैपिटल अकाउंट पर फुल्ली कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट रोकती है कि सारा का सारा पैसा हम तुमको डॉलर में कन्वर्ट नहीं करने देंगे। रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्यों रिस्ट्रिक्शंस है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में डॉलर रहना चाहिए। सारा का सारा पैसा तुमने डॉलर में कन्वर्ट करवा लिया तो उससे हमारी इकोनॉमी में पैसा चला जाएगा एक तरीके से। तो इस चीज़ की वजह से रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं। जबकि करंट अकाउंट पर ऐसा नहीं है। करंट अकाउंट में यानी कि कोई ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिससे एसेट लायबिलिटी ना बने, बल्कि जो है कंजम्पशन में चला आए। जैसे एम्प्लॉय को सैलरी देनी है तो आप दीजिए, कितना भी दे दीजिए। 1 अरब रुपए की सैलरी देनी है, विदेश में आपकी कंपनी चलती है, 1 अरब रुपए की सैलरी दे दीजिए। वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये कंज्यूम हो गया, कोई एसेट नहीं क्रिएट होगा आपको। ओके, तो पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हमारे पास में। एसएलआर की रिक्वायरमेंट भी हमारे पास हाई है, 18% के आसपास हम एसएलआर मेंटेन करते हैं। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं हर जगह। जो है कितना, कहीं 74% है, कहीं पर 49% ही विदेशी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो एन एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैन सर्व एज ए टेस्टिंग ग्राउंड फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म बिफोर दे आर रोल्ड आउट टू द एंटायर नेशन। तो ये बोल रहे हैं कि हम अगर एसईजेड लाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोलते हैं, तो हम इसको एक टेस्ट कर सकते हैं, टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर। जैसे मतलब हम टेस्ट करेंगे कि हाँ भाई एसईजेड लाने से हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें कोई चेंजेज आया, कोई रिफॉर्म आया क्या, विदेशी लोगों को या हमारे देश के जो लोग विदेश में रहते हैं या जो हमारे देश के ही लोग विदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या उनको कुछ मदद मिली, कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। एक बार ये टेस्टिंग हो गई कि हाँ सब कुछ ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो उसको पूरे नेशन में, पूरे देश में रोल आउट कर दिया जाए का। ओके, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके स्कोप के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करी हुई है। अपार्ट फ्रॉम एसईजेड रिलेटेड इंसेंटिव्स, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जब भी आप कोई कंपनी खोलते हैं तो आपको कुछ सर्टेन इंसेंटिव मिलता है। तो एसईजेड में अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं, कोई ब्रांच खोलते हैं, कोई बैंक अपनी ब्रांच डालता है, तो उनको सर्टेन इंसेंटिव मिलते हैं। उसके अलावा एज पर एसईजेड एक्ट देयर इज एन एग्जिम्पशन फ्रॉम द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन tax levied under section 98 of Financial Act 2004 in case of taxable securities transactions that are entered into non-residents through IFSC। मतलब कहने का, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, उसने कोई सिक्योरिटी खरीदी हुई है, सिक्योरिटी मतलब कोई बॉन्ड वगैरह अगर खरीदा हुआ है विदेश में, तो उसको जो है एज पर फाइनेंस एक्ट 2004 के सेक्शन 98 के तहत सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ता है। मान लेते हैं 30%। लेकिन अगर वही नॉन रेजिडेंट ये काम आईएफएससी में जा कर के करता है, आईएफएससी सेंटर पर गया और वहाँ पर उसने जो है ट्रांजैक्शन मतलब सिक्योरिटी परचेज की, बॉन्ड परचेज किया विदेश में आईएफएससी सेंटर के थ्रू, तो उस केस में ये जो टैक्स की लायबिलिटी है वो इसको एग्जीम्ड कर दी जाती है, उसको नहीं पे करना है, 30% नहीं भरने हैं। डिड यू गेट द पॉइंट? तो ये कितना बड़ा फ़ायदा हो गया एक तरीके से। ओके, एग्जिम्पशन मिल रही है कि अगर आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते थे तो मत पे करिए अगर आप आईएफएससी सेंटर के थ्रू ये काम करते हैं। किसको मिलेगी ये फ़ायदा? नॉन रेजिडेंट व्यक्तियों को मिलेगी, अगर वो आईएफएससी के थ्रू जो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन को करते हैं जो कि टैक्सेबल हैं। ओके, विथ अबव ग्लोबल ऑब्जेक्टिव इन माइंड, ये सारी बातों को दिमाग में रखते हुए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, देखिए बुक में जो इन्होंने दिया हुआ है फुल फॉर्म वो गिफ्ट सिटी का दिया हुआ है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी टेक सिटी, जबकि एज पर गूगल वगैरह जो है ये है इसका फुल फॉर्म, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही ध्यान रख लीजिए, जो भी आपसे IIVF पूछ ले वो बता दीजिएगा। देखिए गुजरात इंटरनेशनल में कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ फाइनेंस है, यहाँ फाइनेंशियल इन्होंने कर दिया है, और यहाँ पर टेक सिटी है और यहाँ पर टेक्नोलॉजी टेक सिटी कहा हुआ है। तो देखिए GIFT में अगर देखें गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी ज़्यादा वो लगता है देन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी टेक सिटी, ठीक है, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मिस प्रिंटिंग हो गई होगी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी को, फाइनेंस टेक सिटी को खोला गया था, इस्टेब्लिश कहाँ किया गया था? गांधीनगर गुजरात में।
गिफ्ट सिटी पूरे देश में एक ही है, तो इसलिए इसकी लोकेशन, इसका ऑपरेटिंग ईयर मायने रखता है, ध्यान देंगे मेरी बात को, ठीक है। क्योंकि एक ही आईएफएससी सेंटर के तौर पर गिफ्ट सिटी को ही ओपन किया गया था गुजरात में। ये उस समय जब चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी, उस समय की बात है, उन्हीं के इनिशिएटिव पर ही जो है गिफ्ट सिटी को खोला गया था। तो ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट सिटी को खोला गया, जिसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, और इसने फंक्शनिंग करनी शुरू कर दी थी 5 दिसंबर 2019 को। 5 दिसंबर 2019 को इसने ऑपरेशन स्टार्ट कर दी थी। इसमें 225 कंपनियां थी। उन 225 कंपनियों में 3 पब्लिक सेक्टर के बैंक थे और 9 प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे और 3 एमएनसी बैंक थे, मल्टीनेशनल कंपनी वाले बैंक थे। ओके, तो 3 पब्लिक सेक्टर के बैंक थे, 9 जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक के थे और 3 जो है एमएनसी बैंक थे। तो इन सब ने मिल करके 225 कंपनियां, और ये सब इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है। दूसरा, कब से इसने ऑपरेशन शुरू किया, 5 दिसंबर 2019 से। तीसरा, ये कहाँ पर है, गांधीनगर में है, गुजरात के गांधीनगर में है। बस ये 3 बातें तो आपको यहाँ से ध्यान रखनी ही होंगी। अपॉर्चुनिटी एज गिफ्ट सिटी में हम बाद में बात करेंगे, पहले इसको एक बार फिर से देखते हैं, वॉक थ्रू कर लेते हैं। स्कोप ऑफ आईएफएससी इन इंडिया। तो अगर स्कोप की बात करें तो पहली बात जो ध्यान रखने की है कि जो बैंक की ब्रांचें या जो बैंक की ब्रांचें आईएफएससी के अंदर खोली जाएंगी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर खोली जाएंगी, वो ऑपरेट तो होम कंट्री में करेंगी, लेकिन उनको फॉरेन बैंक माना जाता है, फॉरेन बैंक की ब्रांचेज माना जाता है। और इन पर डोमेस्टिक जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है एसएलआर और सीआरआर मेंटेन करने की, वो भी नहीं करना होता है। ये छूट मिली हुई होती है एफएससी में काम करने से कि आपको एसएलआर और सीआरआर नहीं मेंटेन करना है। तो ये बहुत बड़ी मदद हो जाती है। 18% ना सीआरआर मेंटेन करना है, ना 4-4.5%, 4.5% आपको एसएलआर भी नहीं मेंटेन, सीआरआर भी नहीं मेंटेन करना। लगभग 22% आपके पैसे बचते हैं। हर 100 रुपये में 22 रुपीज़ या 22.5 रुपीज़ आप जो है आरबीआई को दे देते थे, वो बच जाते हैं, तो पैसा ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है अपने आप में, ठीक है। उसके बाद में ये अगर डिपॉजिट चाहिए जो है आईएफएससी सेंटर में, जो भी बैंक की ब्रांचें हैं उनको डिपॉजिट चाहिए तो वो नॉन रेजिडेंट इंडियन से ले सकती हैं, और लोन केवल जो है नॉन रेजिडेंट्स को दे सकती हैं। लेकिन अगर जो है फॉरेन करेंसी में जो है लोन देना है तो उस केस में रेजिडेंट कारपोरेट जो कि ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए चाहे लोन ले सकता है या नॉन रेजिडेंट दोनों ले सकते हैं, दोनों को मिलेगा। ना रेजिडेंट कारपोरेट को भी मिलेगा ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए, और नॉन रेजिडेंट्स को भी फॉरेन करेंसी में लोन मिल जाएगा। अदरवाइज डिपॉजिट कहाँ से आएगा, नॉन रेजिडेंट सिटीजन डिपॉजिट करेंगे इसमें, और उसके बाद में यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन नहीं चलती है। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कैश ट्रांजेक्शन चलती ही नहीं है। ओके, उसके बाद लोन केवल जो है नॉन रेजिडेंट को दिया जाता है। आईएफएससी का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि इंडियन इकोनॉमी की ज़रूरत को पूरा किया जाए, और साथ ही साथ में जो विदेशी कारपोरेट्स हैं, हमारे देश के जो कारपोरेट हैं कंपनियाँ, उनके लिए एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन का काम करना था, ठीक है। उसके बाद में आईएफएससी को इस्टेब्लिश करने के लिए कौन से एक्ट को एडहर करने की ज़रूरत है, तो सेज एक्ट जो है मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के तहत ही आईएफएससी को सेटअप किया जा सकता है। किस एक्ट के तहत हम सेज आईएफएससी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, एसईजेड एक्ट 2005 के तहत हम इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होती है। उसके बाद में हमारे देश में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है फाइनेंशियल सेक्टर में, तो ऐसे में रिफॉर्म करने के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म करने के लिए एक टेस्ट के तौर पर एसईजेड को बनाया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को टेस्ट करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि हमारे देश में फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पार्शियल है, फुल नहीं है। क्वेश्चन कई बार ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ध्यान देंगे कि कैपिटल अकाउंट जो है कन्वर्टेबिलिटी हमारे देश में कैसी है, पार्शियल है। क्यों पार्शियल है, मैंने आपको समझाया था। उसके बाद में एसएलआर की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। उसके बाद में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आपका जो होता नहीं है, क्या नाम है, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वगैरह होते हैं, एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है, एफडीआई कितने % हो सकती है, तो इस तरीके की जो है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हमारे देश में हैं। तो उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए जो है एसईजेड बनाया गया, कि एसईजेड को मतलब बना करके देखा जाए कि क्या भाई जो है फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म हो पाएंगे। अगर रिफॉर्म होंगे तो पूरे देश में, इंटायर नेशन में इसको रोल आउट कर दिया जाएगा। यानी आने वाले समय में यदि एसईजेड के रिजल्ट अच्छे रहते हैं तो आने वाले समय में हर जगह पर एसईजेड बनाए जाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। उसके बाद में अगर एसईजेड में कोई बैंक अपनी ब्रांच खोलता है, कोई कंपनी अपनी ब्रांच खोलती है, तो उसको तो एक तो एसईजेड से रिलेटेड इंसेंटिव मिलते ही मिलते हैं। उसके अलावा अगर कोई नॉन रेजिडेंट जो है
ऐसी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन करता है, परचेज और सेल करता है जिसमें टैक्स लगता है, तो उसको टैक्स में भी एग्जिम्पशन मिली हुई होती है। ओके, ऐसी सिक्योरिटी या ऐसे बॉन्ड खरीदना बेचना जो कि टैक्सेबल है हमारे देश में, लेकिन अगर वो IFSC या सेज में जा करके SEZ में करता है, IFSC सेंटर से जा करके करता है, तो उसके ऊपर कोई भी जो है टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है नहीं लगाया जाता है, एग्जिम्पशन मिल जाती है। इसी बात को दिमाग में रखते हुए, ग्लोबल ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में। और ये 5 दिसंबर 2019 से ऑपरेट करना शुरू कर चुकी थी। टोटल 225 कंपनियों ने यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 3 पब्लिक सेक्टर के बैंक, 9 प्राइवेट सेक्टर के बैंक और 3 MNC इसी में शामिल थी। 225 टोटल कंपनियों में ही ये भी शामिल थे। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज एट गिफ्ट सिटी की अगर हम बात करें तो गिफ्ट सिटी को क्या फ़ायदे हो रहे हैं? एक्सेस टू लार्ज हिंटरलैंड इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के बड़े भाग का एक्सेस मिल पा रहा है किसको? गिफ्ट सिटी के बन जाने से। एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, गिफ्ट सिटी यानी गिफ्ट सिटी एक तरीके से आपका IFSC सेंटर का ही एक नाम हो गया। आप समझ रहे हैं, IFSC जो है, IFSC एक बड़ा जो है नाम है और उसी में से गिफ्ट एक उसका पार्ट बन करके आ जाता है। ओके, तो एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, अब गिफ्ट सिटी बन जाने से इंटरनेशनल मार्केट की एक्सेस मिल गई है। ओके, क्योंकि अब गिफ्ट सिटी एक IFSC के तौर पर काम कर रहा है, तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट के जो कस्टमर है वो यहीं पर ही आएंगे। उसके बाद में कनेक्टिंग 30 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा, मतलब कहने का कि जो 30 मिलियन हमारे देश के ऐसे इंडियन डायस्पोरा मतलब होता है फ्रेंड, जो NRI होते हैं, हमारे देश के लोग जो दूसरे देशों में जा करके बस जाते हैं, कनाडा में बस जाते हैं, अमेरिका में बस जाते हैं, तो उन्हीं को इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं। तो ऐसे 30 मिलियन लोग हैं जिनकी जो टोटल वर्थ है, जिनकी जो टोटल वैल्यू है, पैसे उनके पास $3 ट्रिलियन हैं उनकी जो वर्थ है। यानी 30 मिलियन जो लोग हैं हमारे देश के विदेशों में बसे हुए हैं, इनके पास टोटल पैसे जो इनकी हैसियत, औकात और वर्थ है वो $3 ट्रिलियन के बराबर है। तो उनको कनेक्ट करने में भी हमें मदद मिलती है। मतलब आप सोचिए, जो विदेश में व्यक्ति रह रहा है और उसके बाद बहुत सारा पैसा है, वो इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कहाँ आएगा? गिफ्ट सिटी आएगा, और गिफ्ट सिटी में आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकेगा आसानी से। उसके बाद में इनबाउंड एंड आउटबाउंड गेटवे फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो इंटरनेशनल फाइनेंस की सर्विसेज होती हैं उनके लिए इनबाउंड और आउटबाउंड गेटवे का काम करता है कौन? गिफ्ट सिटी। पोटेंशियल टू बी अ लीडिंग डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल इन हाउस सेंटर विथ अ ग्लोबली कम्पिटिटिव कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके अंदर में गिफ्ट सिटी के अंदर में एक पोटेंशियल है कि ये एक जो है लीडिंग डेस्टिनेशन बन सकता है ग्लोबल इन हाउस सेंटर के तौर पर। ग्लोबल इन हाउस सेंटर के तौर पर ये जो है लीडिंग डेस्टिनेशन बन सकता है। उसके बाद में अट्रैक्टिंग ग्लोबल टैलेंट टू वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी में जो वर्ल्ड क्लास का विश्व स्तरीय ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट किया जाता है फिनटेक हब के तौर पर। फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी, फिनटेक फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी हब में जो है मतलब कहने का गिफ्ट सिटी में काम करने के लिए इंटरनेशनल लेवल के टैलेंट को यहाँ पर तलाशा जाता है। इमर्जिंग एज ए लीडिंग हब फॉर फंड एडमिनिस्ट्रेशन, फंड के मैनेजमेंट के लिए एक लीडिंग हब के तौर पर इमर्ज होकर के सामने आ रहा है कौन? हमारा गिफ्ट सिटी। ओके, तो अपॉर्चुनिटीज एट गिफ्ट सिटी की हमने बात की। तो एक तो पहली बात जो है, गिफ्ट सिटी बन जाने से क्या हो रहा है कि लार्ज इकोनॉमी का एक्सेस मिल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस कर पा रहे हैं। उसके बाद में 30 मिलियन जो हमारे देश के लोग विदेशों में बसे हुए हैं, जिनकी वर्थ $3 ट्रिलियन है, उनको इंडिया से कनेक्ट कर पा रहे हैं। इनबाउंड आउटबाउंड गेटवे के तौर पर IFSC काम करता है, ठीक है। उसके बाद में या गिफ्ट सिटी काम करती है। उसके बाद में एक लीडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर बनने का एक पोटेंशियल रखता है। ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि वर्ल्ड क्लास का फिनटेक हब है हमारा गिफ्ट सिटी, मतलब इंटरनेशनल लेवल की जो है मार्केट है एक तरीके से समझ लीजिए, अभी ये हो गया ना। उसके बाद में फंड मैनेजमेंट के लिए एक लीडिंग जो है हब के तौर पर ये इमर्ज होकर के आ रहा है। उसके बाद में गिफ्ट सिटी पर और कौन सी की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सेगमेंट वाइज अगर हम बात करें, थोड़ा समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा दिमाग यहाँ पर लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम टर्म की बात करेंगे ना। जैसे होलसेल बैंकिंग में क्या क्या सुविधाएं हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ट्रेड फाइनेंस, फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग
फॉरवर्डिंग की सर्विसेज, गारंटी और इंडेमनिटी का बिजनेस, इक्विपमेंट की लीजिंग, क्रेडिट इन्हेंसमेंट, इंश्योरेंस, रिस्क पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सर्विसेज, पार्टिसिपेशन इन एयरक्राफ्ट लीजिंग, सिंडिकेटेड लोन। मतलब आप समझिए होलसेल बैंकिंग में गिफ्ट सिटी में जो ब्रांचेज हैं वो क्या क्या जो है चीज़ें ऑफर कर सकती है अपने कस्टमर को। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ऑफर कर सकती हैं, ट्रेड फाइनेंस में मदद कर सकती हैं, फैक्टरिंग और फॉरवर्डिंग की सर्विसेज दे सकती हैं। ये हर एक टर्म है फ्रेंड, देखिए हर टर्म समझने वाला है। ईसीबी अपने आप में एक गाथा है, एक बड़ा डिटेल है। फैक्टरिंग फॉरवर्डिंग एक चैप्टर है ना। वही मैं बता रहा हूँ कि बस केवल थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि क्या है। यहाँ पर इक्विपमेंट की लीजिंग होती है, क्रेडिट इन्हेंसमेंट और इंश्योरेंस का काम यहाँ पर हो जाएगा। आप ये सुविधाएँ उनको ऑफर कर सकते हो। कैपिटल मार्केट में क्या क्या हो सकता है, मर्चेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग जो कंपनियों को जो है बैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, मर्चेंट बैंकिंग, ट्रेडिंग के काम में मदद कर सकते हो। क्लियरिंग मेंबर के तौर पर आईएफएससी एक्सचेंज में काम कर सकते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए है ना, फंडिंग ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, ये सारे काम हम अवेलेबल करवा सकते हैं गिफ्ट सिटी की जो ब्रांचेज हैं। उसके अंदर अगर रिटेल बैंकिंग में तो प्राइवेट बैंकिंग आप अवेलेबल करवा सकते हो। प्राइवेट बैंकिंग जब किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को जो है आप पर्सनल जो है एक तरीके से बैंकिंग अवेलेबल करवाते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट में आप मदद कर सकते हो। रिटेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको ऑफर कर सकते हो, जैसे स्ट्रक्चर्ड डिपॉजिट या डिपॉजिट अकाउंट या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वगैरह हो गया। स्ट्रक्चर्ड डिपॉजिट वो होता है जब उसमें एफडी के जो क्वालिटी रहती ही रहती है, उसके अलावा और भी कोई चीज़ जो है उसमें लिंक रहती है। जैसे मान लीजिए एफडी, आपने एक एफडी बनवाई और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको एमसीएलआर से कनेक्ट कर दीजिए। सोचिए एमसीएलआर से कनेक्टेड एफडी का इंटरेस्ट बना दिया, यानी कि एमसीएलआर जितना बढ़ेगा घटेगा उस हिसाब से आपके एफडी का इंटरेस्ट बढ़ेगा घटेगा। तो कुछ इस तरीके का जो डिपॉजिट होता है उसे स्ट्रक्चर्ड डिपॉजिट कहते हैं। ट्रेजरी मैनेजमेंट का भी यहाँ पर जो है, ट्रेजरी मैनेजमेंट में भी आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे एएलएम एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट होता है, डेरिवेटिव्स इन फॉरेक्स, क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स है ना। उसके बाद में कंसोलिडेटेड ग्रुप वाइज डेरिवेटिव ट्रेडिंग में आप मदद कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एनडीएफ। एनडीएफ होता है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड इन आईएनआर एंड अदर फॉरेन करेंसी टू मैनेज रिस्क। मतलब कहने का ये हो कि ट्रेजरी मैनेजमेंट में भी जो भी चीज़ें आती हैं उनमें आप जो है इनकी मदद कर सकते हैं जो भी गिफ्ट सिटी में ब्रांचेज हैं। उसके बाद बात करें अदर अपॉर्चुनिटी में, तो म्यूचुअल फंड की यूनिटेड डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर ब्रांचें काम कर सकती हैं, इंश्योरेंस बेच सकती हैं, अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट वगैरह, इन्वेस्टमेंट की एडवाइजरी दे सकती हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मदद कर सकती हैं, ट्रस्टी एंड फ्यूडिशरी सर्विसेज। ट्रस्टी एंड फ्यूडिशरी सर्विसेज का मतलब ये होता है जब आप जो है किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर काम करते हैं। फ्यूडिशरी मतलब एक, जैसे मान लीजिए कि मेरी कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो मैंने किसी व्यक्ति को पावर दे रखी है कि वो मेरे बिहाफ पर सारे डिसीजन ले सकता है, सारे काम कर सकता है, यानी जितना अधिकार मुझे है उतना ही अधिकार उस व्यक्ति को हो, तो वही है ट्रस्टी एंड फ्यूडिशरी सर्विसेज। रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के तौर पर भी काम किया सकता है। मतलब गिफ्ट सिटी में जो भी ब्रांचेज हैं बैंक की, वो इतने सारे काम यहाँ पर सेगमेंट वाइज कर सकती हैं। यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि की बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए कि सेगमेंट वाइज बैंक की ब्रांचें क्या क्या कर सकती हैं, होलसेल बैंकिंग में क्या सर्विसेज ऑफर कर सकती हैं, कैपिटल मार्केट में क्या क्या ऑफर कर सकती हैं, रिटेल बैंकिंग में क्या ऑफर कर सकती हैं, है ना, इसी बारे में है ये। तो अगर हम देखें होलसेल बैंकिंग में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में मदद कर सकते हैं, ट्रेड फाइनेंस मतलब इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसको बोलते हैं, फैक्टरिंग की सर्विसेज, फॉरवर्डिंग की सर्विसेज दे सकते हैं आप, गारंटी और इंडेमनिटी बिजनेस में आप हेल्प कर सकते हैं, इक्विपमेंट की लीजिंग में, क्रेडिट के इन्हेंसमेंट में, इंश्योरेंस में, बहुत सारे काम आप होलसेल बैंकिंग में कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट में आप मर्चेंट बैंकिंग ऑफर कर सकते हैं, ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर का काम कर सकते हैं एफएससी में, ठीक है। उसके बाद में रिटेल बैंकिंग में आप प्राइवेट बैंकिंग ऑफर कर सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट को ऑफर कर सकते हैं, रिटेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट हैं जैसे स्ट्रक्चर डिपॉजिट, डिपॉजिट अकाउंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब आप ऑफर कर सकते हैं। ट्रेजरी मैनेजमेंट में आप एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में मदद कर सकते हैं। फॉरेक्स में जो डेरिवेटिव्स होते हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट में आप इनकी मदद कर सकते हैं। क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में मदद कर सकते हैं। उसके बाद में कंसल्टेंट ग्रुप वाइज जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है उसमें आप हेल्प कर सकते हैं, इसमें इंक्लूडिंग एनडीएफ नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड जो होता है एनआर का, अदर फॉरेन करेंसी टू मैनेज रिस्क, ये सारी चीज़ें आप ऑफर कर सकते हैं। ओके, अदर अपॉर्चुनिटी में म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस बेच सकते हैं, अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो भी क्रेडिट कार्ड ये वो भी देखा जा सकता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हैं कि विदेश में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के तौर पर ट्रस्टी एंड फ्यूडिशरी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के तौर पर काम कर सकते हैं किसी कंपनी के लिए। तो बहुत सारे काम हैं जो कि बैंक अगर अपनी ब्रांचें वहाँ गिफ्ट सिटी में खोलता है तो किया जा सकता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और अगली और ये लास्ट मेरे ख्याल से होगी
टॉपिक हमारा इस लेक्चर के लिए, गाइडलाइन फॉर सेटिंग अप ऑफ आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, आईबीयू बोलते हैं फ्रेंड्स। आई फॉर आईएफएससी रहेगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, बीयू मतलब बैंकिंग यूनिट्स। तो आईएफएससी बैंकिंग यूनिट भाई इंडियन बैंक की सेटिंग अप के लिए क्या गाइडलाइन है उसको हम देखेंगे। जैसे एलिजिबिलिटी यानी कि कौन जो है आईबीयू कौन खोल सकता है, पहला सवाल, हु इज एलिजिबल टू ओपन आईबीयू। तो देखिए इंडियन बैंक जो भी हैं, इंडियन बैंक उनमें भी जैसे बैंक इन पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर अथराइज टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज विल बी एलिजिबल टू सेटअप आईबीयू। जब भी आईबीयू कहूँ इसका मतलब आईएफएससी बैंकिंग यूनिट होता है। यानी कहने मतलब कि आपको एक ब्रांच खोलनी है। सिंपल टर्म में मैं बोलूँ कि आईएफएससी सेंटर के अंदर या गिफ्ट सिटी के अंदर में आपको एक बैंक की ब्रांच खोलनी है, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो एक बैंक है एसबीआई जैसे, वो अपनी ब्रांच खोलना चाहता है गिफ्ट सिटी में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अथराइज हो किसमें, फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग के लिए अथराइज होना चाहिए, तभी वो जो है ब्रांच खोल सकता है। तो पब्लिक सेक्टर का बैंक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, अगर वो फॉरेन एक्सचेंज के बिजनेस के लिए अथराइज है तो ही वो आईबीयू खोल सकता है। उसके बाद में ईच एलिजिबल बैंक विल बी परमिटेड टू सेटअप ओनली वन आईबीयू इन ईच आईएफएससी। तो ध्यान रखेंगे हर एक बैंक को बस एक ही ब्रांच अपनी खोलने की मिलेगी, ओनली वन आईबीयू, एक ही आईएफएससी बैंकिंग यूनिट खोलने का मौका मिलेगा हर एक आईएफएससी सेंटर पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश में आईएफएससी अभी सिर्फ गिफ्ट सिटी में ही है। आगे चल करके अगर जो है मतलब और भी आईएफएससी इस्टेब्लिश होते हैं तो उन आईएफएससी में एक ब्रांच खोली जा सकती है हर एक बैंक के द्वारा। मैक्सिमम कितनी ब्रांच खोली, मैक्सिमम कितने आईबीयू, तो एक ही आईबीयू एक बैंक द्वारा मैक्सिमम खोला जा सकता है। लाइसेंसिंग की बात करें, किससे लाइसेंस लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, आरबीआई से लेना पड़ेगा, सेबी से, आईआरडीए से, किससे लेना पड़ेगा। तो अगर आप आईबीयू खोलना चाहते हैं तो उसके लिए प्रायर परमिशन आपको आरबीआई से लेनी पड़ेगी। ओके, एलिजिबल बैंक इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप आईबीयू विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई फॉर ओपनिंग एन आईबीयू। तो आईबीयू खोलने के लिए आपको प्रायर परमिशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लेनी होती है। ध्यान देंगे, फॉर मोस्ट रेगुलेटरी purposes an IBU will be treated on par with a foreign branch of a Indian बैंक। ठीक है, रेगुलेटरी पर्पज से अगर बात की जाए तो जो इंडियन बैंकिंग यूनिट होगी, सॉरी आईएफएससी बैंकिंग यूनिट होगी, उसको जो है इंडियन बैंक की फॉरेन ब्रांच के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, फॉरेन ब्रांच के तौर पर माना जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि भले ही वो हमारे होम कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन उनको फॉरेन ब्रांच या फॉरेन बैंक माना जाता है। तो उसी तरीके से अगर आपने आईबीयू इस्टेब्लिश किया, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट इस्टेब्लिश अगर कर दी, तो उसको इंडियन बैंक की फॉरेन ब्रांच के तौर पर ट्रीट किया जाएगा और यहाँ सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। कितना कैपिटल होना चाहिए, ध्यान देंगे, पेरेंट बैंक के पास कम से कम $20 मिलियन होना चाहिए। किसके पास, पेरेंट बैंक के पास। जैसा कि मैंने कहा, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी ब्रांच खोलना चाहता है, एक आईबीयू इस्टेब्लिश करना चाहता है आईएफएससी सेंटर के अंदर में, तो उसके लिए उसके पास कम से कम $20 मिलियन होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गई, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ध्यान करके चलिएगा, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो $20 मिलियन होना चाहिए पेरेंट बैंक के पास, तभी आप जो है आईबीयू ओपन कर सकते हैं। इन एनी $20 मिलियन या इक्विवेलेंट किसी भी फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, चाहे जिस भी फॉरेन करेंसी में, उससे मतलब नहीं, लेकिन उसका वैल्यू जो है $20 मिलियन या उसके बराबर होनी चाहिए। टू इट्स आईबीयू व्हिच शुड बी मेंटेन एट ऑल टाइम्स। ध्यान रखेंगे कि ये $20 मिलियन हमेशा मेंटेन किया जाना चाहिए। तो ये हमने कैपिटल की बात कर ली। उसके बाद में रिजर्व रिक्वायरमेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो आईबीयू होती हैं उनको जो है ना सीआरआर मेंटेन करना है, ना ही एसएलआर मेंटेन करना होता है। तो लाइबिलिटीज ऑफ आईबीयू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बोथ सीआरआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट ऑफ आरबीआई। ना तो एसएलआर मेंटेन करेंगे और ना ही सीआरआर मेंटेन करेंगे। ये सिर्फ ये बेनिफिट केवल किनको मिला हुआ है, वो ब्रांचें जो आईएफएससी सेंटर के अंदर में खोली गई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर में जो खोली जाएंगी, है ना, उन्हीं को मिलेगा, बाकी सबको ये फ़ायदा नहीं मिलता है। रिसोर्स एंड डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो द फंड्स रेज्ड विल बी फ्रॉम नॉन रेजिडेंट एंड ओवरसीज ब्रांचेज ऑफ इंडियन बैंक। जो फंड यहाँ पर रेज किया जाएगा वो नॉन रेजिडेंट से या हमारे देश की जो बैंक हैं उनकी जो विदेशी ब्रांचें हैं, विदेश में जो ब्रांचें खुली हैं वहाँ से पैसे मिलेंगे, यानी कि फ़ंड वहाँ से आएगा। उसके बाद में डिप्लॉयमेंट जो है किया जा सकता है। डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड कैन बी विथ बोथ
पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया एज वेल एज पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो फंड का डिप्लॉयमेंट यानी लोन देने का काम हम जो है रेजिडेंट इंडियन को भी कर सकते हैं और आउटसाइड रेजिडेंट इंडियन को भी कर सकते हैं। ओके, यानी कि एनआरआई को भी दिया सकता है और इंडिया में रहने वाले व्यक्ति को भी दिया सकता है। हाउएवर डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड विथ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ फेमा एक्ट 1999। लेकिन जो आप फंड डिप्लॉय करेंगे, जो भी आप लोन देंगे, अगर वो व्यक्ति रेजिडेंट इंडिया का है तो उसके लिए फेमा की गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद में ऑपरेशनल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑपरेशनल एस्पेक्ट में अगर हम कहें तो कैश ट्रांजैक्शन एंड सेविंग बैंक अकाउंट आर नॉट परमिटेड। ध्यान देंगे, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगी आईबीयू के अंदर में, गिफ्ट सिटी हो या गिफ्ट सिटी कहें, आईएफएससी सेंटर के अंदर में जो भी बैंक की ब्रांचें होंगी वहाँ पर कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगी। 10 लाख ले आइए, 10 करोड़ ले आइए, 1 अरब ले आइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैश ट्रांजैक्शन होनी नहीं है, बात ही खत्म हो गई। सेविंग अकाउंट खुलेगा ही नहीं, ये भी काम खत्म हो गया। ये नहीं है कि जो है हम जाएं और अपना सेविंग अकाउंट खुलवा लें, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर सेविंग अकाउंट नहीं खुलेगा तो सिर्फ एक ही अकाउंट बचेगा ही। आप एक तरीके से करंट अकाउंट हो गया, एफडी वगैरह हो जाएगी, लेकिन सेविंग अकाउंट नहीं खुलेगा। तो कैश ट्रांजैक्शन नहीं करने देंगे आपको और सेविंग अकाउंट नहीं खोलने देंगे आपको, दो चीज़ें नहीं होती हैं। डिपॉजिट्स कैन बी मेंटेन इन करंट अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट, है ना। तो डिपॉजिट अकाउंट आप जो है अगर आपको पैसे रखने हैं तो या तो करंट अकाउंट खुलवा लीजिए और या तो एफडी करवा लीजिए। मैंने आपको बताया ना, टर्म अकाउंट बनवा लीजिए यानी एफडी बनवा लीजिए और चाहे करंट अकाउंट में पैसे रखिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट नहीं होगा आपके पास। उसके बाद जो केवाईसी एमएल की रिक्वायरमेंट है उसको भी यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत होती है। इंडियन केवाईसी एमएल एंड डिलिक्वेंसी नाम्स आर अप्लीकेबल। ओके, तो केवाईसी एमएल नो योर कस्टमर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लागू रहता है। डिलिक्वेंसी नाम कोई व्यक्ति जो हमारी बातों को फॉलो नहीं करता है, जैसे पैसा नहीं लौटा रहा है ना, जानबूझ के या किसी वजह से डिलिक्वेंसी नाम्स वहाँ पर आते हैं। आगे बढ़ेंगे, डिपॉजिट्स विथ आईबीयूज आर नॉट इंश्योर्ड। ये भी बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी पैसा आपने डिपॉजिट किया है आईबीयू के साथ में वो इंश्योर्ड नहीं होता। DICGC है ना, याद है आपको, डिपॉजिट इंश्योरेंस है ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी जो होती है जिसमें हमारे अभी 5 लाख रुपए तक का हर एक अकाउंट के पीछे 5 लाख रुपए आपके इंश्योर रहते हैं। आपको पता है, हम सभी बैंकर से वी ऑल नो दैट। ओके, DICGC हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, उसके बदले में हमें 12 पैसा देना पड़ता है, मेरे ख्याल से 12 पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये 5 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस है वो भी यहाँ पर जो आईबीयू में पैसा जमा है वो कवर नहीं रहता है। ध्यान देने वाली बात है। ओके, मतलब कहने देखो ये थोड़ा सा नोटेबल चीज़ है। केवाईसी एमएल लागू होगा ये आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद में ये ध्यान देने वाली बात है कि ना तो कैश ट्रांजैक्शन अलाउ है और ना ही सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पर अलाउ होते हैं। ओके, तो ये सारी बातें हमने कर ली फ्रेंड। देखिए किसके बारे में, गाइडलाइन फॉर सेटिंग अप ऑफ आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के। तो गाइडलाइन में अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी कौन जो है आईएफएससी बैंकिंग यूनिट आईबीयू कौन ओपन कर सकता है, तो हमारे देश के पब्लिक सेक्टर के बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो जिन्हें फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शनों में डील करने के लिए अलाउ किया गया है वो हमारे देश में आईबीयू खोल सकते हैं। ओके, उसके बाद में एक बैंक जो है एक ही आईबीयू ओपन कर सकता है एक आईएफएससी में। हर एक आईएफएससी में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, आप सिर्फ एक ही आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स को खोल सकते हैं, यानी कि हर एक आईएफएससी में एक ही ब्रांच आप ओपन कर सकते हैं। लाइसेंस की बात करें तो लेना पड़ता है लाइसेंस ओपनिंग से पहले आरबीआई से लेना पड़ता है, यानी कि आईबीयू ओपन करने से पहले आरबीआई की परमिशन चाहिए होती, तभी आप जो है ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में आईबीयू जो होता है उसको इंडियन बैंक की फॉरेन ब्रांच के तौर पर ट्रीट किया जाता है, इंडियन बैंक की फॉरेन ब्रांच के तौर पर माना जाता है। इसी वजह से इस पर सीआरआर और एसएलआर भी मेंटेन करने के लिए दबाव नहीं बनाया जाता है, क्योंकि इंडियन बैंक की फॉरेन ब्रांच मान लिया गया है। ओके, तो लाइसेंस चाहिए आरबीआई से। उसके बाद में इंडियन बैंक की फॉरेन ब्रांच के तौर पर आईबीयू को ट्रीट किया जाता है। कैपिटल की बात करें तो जिस बैंक ने आईबीयू खोलना है, जिस बैंक ने आईएफएससी बैंकिंग यूनिट खोलना है उसके पास $20 मिलियन होना चाहिए और उसके इक्विवेलेंट किसी भी करेंसी में होना चाहिए और इसे हर समय मेंटेन किया जाना है। खर्चा मत करिए, इसको हमेशा $20 मिलियन मेंटेन करके रखिए। रिजर्व रिक्वायरमेंट की बात करें तो इनकी जो लायबिलिटी होती हैं, जो भी आप इनमें मतलब डिपॉजिट वगैरह आता है आईबीयू के पास, उसको एग्जीम्ड किया गया है सीआरआर और एसएलआर दोनों से। ना तो सीआरआर मेंटेन करने की ज़रूरत है और ना ही एसएलआर मेंटेन करने की ज़रूरत है। रिसोर्स और
डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए फंड कहाँ से मिलेगा, फंड नॉन रेजिडेंट, देखिए ध्यान दीजिएगा, फंड जो है रेजिडेंट से नहीं लिया जा रहा है, ध्यान देंगे, किसी इंडियन व्यक्ति से यहाँ पर बात नहीं हो रही कि आप फंड ले सकते हो, नहीं, दे सकते हो यानी लोन दे सकते हो, लेकिन पैसा ले नहीं सकते किसी भी इंडियन से, रेजिडेंट इंडियन से। आप नॉन रेजिडेंट इंडियन से या नॉन रेजिडेंट व्यक्ति से और ओवरसीज ब्रांचेज ऑफ इंडियन बैंक है वहाँ से फंड रेज कर सकते हो, यानी जैसे पीएनबी की ब्रांचें मान लीजिए लंदन में काम करें तो वहाँ से पैसा लिया जा सकता है, कोई एनआरआई है उससे पैसा लिया जा सकता है, लेकिन जैसे मैं हूँ, मैं अपना पैसा जो है आईबीयू में नहीं जमा कर सकता क्योंकि मैं रेजिडेंट हूँ, मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं लोन ले सकता हूँ, मैं अपना पैसा जमा तो नहीं कर सकता लेकिन मैं लोन ले सकता हूँ। ओके, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड कैन बी विथ बोथ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एज वेल एज पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो फंड यानी कि लोन दिया तो जा सकता है, चाहे वो रेजिडेंट हो और चाहे नॉन रेजिडेंट हो, दोनों को फंड दिया जा सकता है। अगर फंड का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया तो फेमा की गाइडलाइन, फेमा एक्ट 1999 में आया था, इसकी गाइडलाइन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, इसकी गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी होता है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट की बात करें तो पहली चीज़ कैश ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं होती है, सेविंग बैंक अकाउंट खोला नहीं जा सकता है, किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है और एफडी होती है। सेविंग अकाउंट खोला नहीं जा सकता तो या तो आप करंट अकाउंट खोल लीजिए या तो टर्म डिपॉजिट या एफडी खोल लीजिए। ओके, केवाईसी एएमएल की गाइडलाइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जो डिपॉजिट होता है इंडियन बैंकिंग आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के अंदर में, वो सिक्योर नहीं रहता है, उस पर कोई जो है इंश्योरेंस वगैरह नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ये भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चेक योर प्रोग्रेस के क्वेश्चंस भी यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। तो देखिए पहला है बैंक्स इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप आईबीयू विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन फ्रॉम। तो अगर आपको आईबीयू खोलना है तो पहले परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर आईएफएससी में कोई भी बैंक है, बैंक सेटिंग अप आईबीयू इन आईएफएससी को कौन से एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, किस एक्ट के प्रोविजन को, तो एसईजेड एक्ट 2005 को फॉलो करना पड़ेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के तहत ही आईएफएससी बनते हैं, है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है सेज एक्ट 2005 के तहत ही आते हैं। तो प्रोविजन किसके फॉलो किए जाएंगे, सेज एक्ट 2005 के। मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए पेरेंट बैंक के पास ताकि वो आईबीयू सेटअप कर सके, तो अभी मैंने आपको बताया $20 मिलियन। उसके बाद में गिफ्ट सिटी कहाँ पर है, गांधी नगर गुजरात में है। और इसने कब से काम शुरू किया था, 5 दिसंबर 2019 से। जो आईबीयू की लाइबिलिटी हैं उन्हें एग्जीम्शन मिली होती है किससे, सीआरआर और एसएलआर से। ओके, एक बार चेक और प्रोग्रेस की प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि जब लिखा लिखा मिलता है ना तो चीज़ें बड़ी आसान लगती हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन था आपके लिए, बैंक्स इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप आईबीयू विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन फ्रॉम। तो अगर किसी बैंक को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर बैंकिंग यूनिट खोलनी है तो उसको पहले परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद में प्रोविजंस ऑफ ... इज टू बी एडहर्ड फॉर बैंक्स सेटिंग अप आईबीयू इन आईएफएससी। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर में अगर कोई बैंक जो है आईबीयू इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उस पर कौन से एक्ट की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, तो ध्यान रखेंगे एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, क्योंकि जो आईएफएससी खुलते हैं उनके लिए यही एक्ट है। एसईजेड एक्ट 2005 है, उसी से आईएफएससी खुलते हैं और उसके अंदर आईबीयू उसी के तहत ही खुलते हैं। तो हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 को फॉलो करना पड़ता है। कितना मिनिमम कैपिटल होना चाहिए पेरेंट बैंक के पास जो कि आईबीयू खोलना चाहता है आईएफएससी के अंदर में, तो मिनिमम कैपिटल मैंने आपको बताया था, याद करिए, 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर या उसके बराबर होना चाहिए, किसी भी फॉरेन करेंसी में चलेगा। ओके, गिफ्ट सिटी जो कि गांधीनगर में है, उसने कब से काम स्टार्ट किया था, ध्यान करिए, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में ये आई थी 5 दिसंबर 2019 से इसने काम स्टार्ट किया हुआ था। जो आईबीयू की लाइबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, जो फंड है ना, लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट होता है आपका लोन और लाइबिलिटी होती है आपका जो बैंक में डिपॉजिट आता है, चाहे वो करंट अकाउंट का हो, चाहे एफडी का हो, चाहे सेविंग डिपॉजिट हो, है ना। क्योंकि सेविंग तो होता ही नहीं है सेविंग डिपॉजिट, तो यहाँ पर करंट अकाउंट का जो डिपॉजिट है या एफडी का जो डिपॉजिट है, जिसे टर्म डिपॉजिट कहते हैं, इन्हीं पर ही लाइबिलिटी बनती है। तो ये लाइबिलिटी आईबीयू में सीआरआर एंड एसएलआर से एग्जिम्प्टेड रहती हैं। ओके, तो ये हो गए आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई मेरी बात। अगर आपको आईबीयू इस्टेब्लिश करना है तो किससे परमिशन चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। आईएफएससी इस्टेब्लिश करने के लिए जो आईबीयू बनती हैं उन्हें कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी है, तो एसईजेड एक्ट 2005 स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 को फॉलो करना पड़ता है। अगर आईबीयू इस्टेब्लिश करना है तो मिनिमम कैपिटल
पेरेंट बैंक के पास, यानी कि जो उससे ऊपर वाला बैंक है उसके पास कितना होना चाहिए, $20 मिलियन होना चाहिए। गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है वो कहाँ पर है, गांधीनगर में है। और ये कब से स्टार्ट किया फंक्शनिंग, तो 5 दिसंबर 2019 से इसने स्टार्ट किया हुआ है। जो IBO है उनकी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उन पर क्या नहीं लगता है, किससे एग्जिम्प्टेड हैं, तो उनको CRR और SLR मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होगा। थैंक यू सो मच।